Students, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the chapter 8 of this book, Our Past. Our Past हम लोग कवर कर रहे हैं। Our Past 1 जो है, जो कि छठी क्लास का NCERT है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सीरीज जो है सिविल सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही है। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं इस चैनल से, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की या फिर स्टेट के सिविल सर्विस की, स्टेट जैसे बीपीएससी है ना, जेपीएससी है झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अलावा एमपी का है एमपीपीएससी, और महाराष्ट्र का है। कोई सी भी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जबरदस्त मटेरियल मिलेगा। पूरा कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा, ठीक है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। साथ में पीडीएफ भी मिलेगा आपको। जैसे ये छठी क्लास का बुक कंप्लीट होते ही कंप्लीट आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो कि एक नोट्स की तरह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ये जरूरी है ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो भी मेरे वीडियोस में डालूंगा उनका आपको मिलता रहे। चैप्टर 8 में हम बात करेंगे वाइटल विलेजेस की, थ्राइविंग टाउन्स की, ठीक है, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स की, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है ये पूरी जो ये बुक है, इसमें कुछ ना कुछ शुरू में स्टोरी टाइप का क्रिएट किया जाता है। एक प्रभाकर इस स्टोरी का मुख्य किरदार होता है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ के शॉप पे जाता है। ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लोहार की दुकान पे ये जाता है। वहां पे इसको एक छोटे से बेंच पे कई सारे आयरन के टूल्स रखे दिखते हैं, जैसे कि एक्सेस, ठीक है, एक्सेस इसको दिखते हैं, सिकल्स वगैरह इसको लेड आउट इस पे रखे हुए इसको दिखते हैं। ये इसलिए रखे गए हैं ताकि इसको बेचा जा सके, ठीक है। और इसको और भी मतलब वो जो लोहार का जो शॉप होता है, जो ब्लैक स्मिथ का जो शॉप है, उसमें देखता है तो इसको एक ब्राइट फायर भी बर्निंग इसको दिखता है। कुछ लोग दिखते हैं जो कि गर्म लोहे को पीट रहे होते हैं, उनको शेप दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें देखता है तो अमेज कर जाता है। इसको लगता है कि अच्छा ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हमारे एक्सेस बनते हैं, सिकल्स बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आज की डेट में हमारे पूरे लाइफ का पार्ट बन चुका है लोहे के समान, वो उसका हिस्ट्री क्या आपको मालूम है? वो उसका हिस्ट्री काफी पुराना है, और इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसका हिस्ट्री कितना पुराना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की। अब हम चलते हैं पुराने समय में। सो द यूज ऑफ आयरन बिगेन अराउंड 3000 ईयर्स अगो। आज से 3000 साल पहले इसका यूज शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूं अभी की टाइम का, तो अभी 2021 है, तो इसमें से अगर 3000 साल पहले, तो लगभग 1000 मान लो, 1000 बीसी के आसपास हमारे सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज हुआ। एग्रीकल्चर में आयरन का यूज हमारे एग्रीकल्चर इनफैक्ट डिफरेंट टूल्स बनाने में, जैसे कि एक्सेस, सिकल्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज हुआ, ठीक है। लार्जेस्ट कलेक्शन जो आयरन टूल्स का अभी भी हमारे पास मिला है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा है, वो मिला है विपन्स के तौर पे मेगालिथिक जो ब्यूरियल्स थे, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस चैप्टर, याद करो आपको। एक मेगालिथिक ब्यूरियल्स मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कि आदमियों के साथ कई सारे विपन्स भी इनके साथ दफनाए जाते थे। तो ये ब्यूरियल में मैक्सिमम वेपन्स मिले हैं लोहे के। ये दिस हैपेंड, और इसके बाद देखा गया कि 2500 ईस्वी के आसपास जो आयरन का यूज है वो बढ़ने लगा एक्सेस के रूप में, ताकि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा सके, आयरन फ्लो शेयर, ताकि धरती को टिल किया जा सके और उसमें खेती की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन बढ़ा काफी ज्यादा जब आयरन टूल, जैसे कि स्पेशली अगर आयरन फ्लो शेयर की बात करें, तो इसका यूज होते ही हमारे एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखा हमने। एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा ग्रोथ मिला। इसके अलावा और भी क्या चीजें थी जिन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, तो उसमें आता है इरिगेशन। इरिगेशन ने काफी ज्यादा हेल्प किया एग्रीकल्चर को बूस्ट करने में। साथ में नए टूल्स बने, ट्रांसप्लांटेशन जो सिस्टम लाया गया, जैसे कि पहले क्या करते थे, बीज जो था चावल धान का, वो एक एक करके छींट देते थे और उसी को सोचते थे कि बड़ा होगा तो ये इसी से हम मतलब प्रोडक्शन से को यूज करेंगे। बाद में इनको पहले सैपलिंग की तरह ग्रो किया जाने लगा, फिर इसको एक जगह इकट्ठा करके कई सारे सैपलिंग्स को फिर ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांटेशन वाला सिस्टम आया। ये पूरे कलेक्शन ऑफ सैपलिंग्स को एक एक करके लगाया जाने लगा। ऐसे एक जगह इतनी सैपलिंग्स लगा दी, एक जगह इकट्ठा करके। जो आज के डेट में धान की खेती करते हैं ना,
ये वहीं से इवॉल्व हुआ है ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, ठीक है। इसने काफ़ी इंक्रीज किया था प्रोडक्शन को, लेकिन खाली यही फैक्टर नहीं है जिसने कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इसके अलावा इरिगेशन बहुत ज़रूरी था, और इरिगेशन का सिस्टम कहीं ना कहीं उस समय के सोसाइटी के लोगों ने डेवलप किया थ्रू द कैनल्स, जो कैनल होते हैं, नहरें होती हैं जो वेल्स के थ्रू या फिर टैंक्स के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल लेक इन्होंने बनाया, और कहीं ना कहीं इरिगेशन का सिस्टम उस समय भी शुरू किया गया। अब बात करेंगे कि इन सारे विलेजेस में रहते कौन थे, हु लिव्ड इन दीज विलेजेस, हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो 3 तरीके के मेनली लोग रहा करते थे। बात करें अगर साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट हमारे कंट्री का, तो बेसिकली 3 तरीके के लोग रहा करते थे, ठीक है। इनमें से अगर स्पेशली बात करें साउथ रीजन की, जो कि तमिल रीजन कहते हैं, उस समय साउथ पूरा तमिल रीजन कहा जाता था। तो तमिल रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो 3 तरीके के लोग रहते थे, उसमें पहला जो स्टार्टर था वो था लार्ज लैंड ऑनर्स का। वैसे ऑनर्स, लैंड ऑनर्स जिनके पास लार्ज जमीन थी, काफी बड़ी मात्रा में जमीनें थी, उनको वेलालार कहा जाता था। वेलालार, देखो फर्स्ट स्टार्टर वेलालार कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा ये वेलालार जो थे ये ऑर्डिनरी प्लोसेयर को रखते थे, अपने काम पे लगाते थे। इनके पास काफी ज्यादा स्लेव्स हुआ करते थे, जिनसे ये अपने जमीनों पे खेती करवाते थे। खुद ये लोग खेती नहीं करते थे, इनके लिए रेंट पे लोगों को रख के खेती करते थे, स्लेव्स यूज करते थे, लेबर्स यूज करते थे। इसके अलावा अगर बात करें ऑर्डिनरी जो प्लोमैन था उसको ऊझावार कहते थे, मतलब आम छोटा किसान जो था उसको ऊझावार कहते थे, ठीक है, ऊझावार। इसके अलावा लैंडलेस लेबर्स भी थे, स्लेव्स भी थे, जिनको कडाईसियार या फिर आदिमाई कहते थे। कडाईसियार या आदिमाई, अब देखो इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, कब पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कभी भी पूछा जा सकता है कि ये जो 3 ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, हु वर द कडाईसियार, ऐसे आपसे पूछ देगा हु वर द कडाईसियार। तो आपको पता होना चाहिए कि कडाईसियार 2 लोगों को बोलते थे, लैंडलेस लेबर या फिर स्लेव को बोलते थे, या फिर आदिमाई भी सेम ही लोगों को बोलते थे, लैंडलेस लेबर और स्लेव को ही आदिमाई बोलते थे। ऐसा पूछा जा सकता है कि हु वर द वेलालार, तो वेलालार कौन थे, लार्ज लैंड ओनर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम नॉर्दर्न पार्ट में, हमने तमिल रीजन की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं नॉर्दर्न पार्ट की। तो नॉर्दर्न पार्ट में विलेज हेडमैन जो था उसको कहते थे ग्राम भोज का। अब देखो ये ग्राम भोज का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द ग्राम भोज का, तो ही वाज विलेज हेडमैन था। और ये जो पोस्ट था ग्राम भोज का ये हेरिडेटरी हुआ करता था। कहने का मतलब है कि मान लो एक बंदा है राम, जो कि इस समय ग्राम भोज का है, तो इसका लड़का अगर श्याम जो होगा ना, वो अगर इसकी मृत्यु हो जाती है राम की, तो श्याम बनेगा अगला ग्राम भोज का। इसका मतलब कहते हैं हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी मतलब एक मरेगा तो दूसरा उसका बच्चा बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, हेरिडेटरी सिस्टम। तो लार्जेस्ट जो लैंड ओनर होते थे वही जनरली ग्राम भोज का बनते थे। सबसे बड़ा जो लैंड ओनर होता था ना, उसी को ग्राम भोज का बनाते थे। वो जनरली स्लेव्स रखता था, हायर्ड वर्कर रखता था, अपने लैंड को कल्टीवेट करवाता था। वो खुद कुछ नहीं करता था, उसके लिए स्लेव हुआ करते थे, उसके लिए हायर्ड वर्कर वो हायर कर लेता था और अपने लैंड पे खेती करता था। जनरली किंग उसको यूज करता था ग्राम भोजका को, ताकि वो उस पर्टिकुलर एरिया में, उस गांव में टैक्स कलेक्ट कर सके। टैक्स कलेक्शन का भी इसी को काम दिया गया था ग्राम भोजका को। ग्राम भोजका ही सबसे टैक्स लेता था। समटाइम्स ये जज की तरह भी फंक्शन करता था, कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये जज की तरह फंक्शन करता था, कई बार ये पुलिस मैन की तरह भी फंक्शन करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी एक डिफरेंट स्टार्टर था। 3 स्टार्टर में इंडिपेंडेंट जो फार्मर्स थे उनको गृहपति कहते थे। गृहपतिस, देखो ग्राम भोज का, उसके बाद गृहपतिस किसको बोलते थे, जो इंडिपेंडेंट जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, जिनकी जमीनें कम थी, छोटी जमीनें थी, वो लोग गृहपतिस हुआ करते थे। इसके अलावा तीसरा जो स्टार्टर था वो था मेन और वुमेन का। वैसे मेन और वुमेन जो कि दास और कर्माकर थे। दास या कर्माकर जो लोग थे वो वैसे लोगों को दासा या फिर कर्माकर कहा गया। सो दे डिड नॉट ओन एनी लैंड, इनके पास लैंड नहीं हुआ करता था, ये दूसरे के लैंड में जाके काम करते थे। तो 3 तरीके के लोग साउथ में भी और नॉर्थ में भी हुआ करते थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा भी कुछ लोग हुआ करते थे सोसाइटी में, जैसे कि समवेयर द क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, इसके अलावा पॉटर, इसके अलावा कारपेंटर, इसके वीवर, ये सब भी लोग हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो अर्लीस्ट
तमिल कंपोजिशन, जो तमिल वाला रीजन है ना साउथ का, वहाँ पे कुछ कंपोजिशन हुआ काफ़ी पुराना, काफ़ी लगभग 2300 साल पहले आज से तमिल तमिल कंपोजिशन हुआ जिसको संगम लिटरेचर कहा गया। संगम लिटरेचर, ठीक है, संगम लिटरेचर साउथ में, जो कि तमिल भाषा में है और तमिल लोगों ने मिलकर इसको कंपाइल किया, कंपोज किया अराउंड 2300 साल पहले। और ये इट वाज सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स। तो जो कवि हुआ करते थे ना उस समय के कवि, जो कवि हुआ करते थे, उनकी असेंबली में वो सब आपस में बातें करते थे और उन्हीं के ये सब बातों को कंपोज किया गया और इसी को बेसिकली संगम लिटरेचर कहा गया। ये मदुरई में किया गया, ये मदुरई में किया गया। तो मदुरई एक सेंटर है जहाँ पे संगम लिटरेचर कंपोज किया गया आज से लगभग 2300 साल पहले। किसके द्वारा किया गया? तो जो पोएट्स थे उस समय के, वो असेंबली में बैठ के उन्होंने मदुरई में ये कंपोज किया। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, सिटीज के बारे में और जानते हैं। द स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो कैसे हम सिटीज को फाइंड करते हैं, पुराने से सिटीज को आज से 2500-2300 साल पहले कैसे हमें पता चला? तो इसके लिए हमने कई सारी स्टोरीज देखी जो कि हमें मिली हैं, ट्रैवलर्स का अकाउंट हमारे पास है, स्कल्पचर मिले हैं हमें, आर्कियोलॉजी के भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, स्टोरीज के तौर पे हमें जातका मिले हैं। जातक जो है, जातक हिंदी में कहते हैं इसको, या फिर जातका इंग्लिश में। जातक स्टोरीज ही थे, दे वर स्टोरीज कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो आम जनता जो स्टोरी कंपोज किया करते थे ना, उनको जातक कहते थे। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो इन्हीं सारी स्टोरीज को जो आम जनता जो कंपोज करती थी, उसको बुद्धिस्ट मॉन्कों ने प्रिजर्व किया और वो बन गया जातक या फिर स्टोरी। ठीक है, तो इससे भी काफी ज्यादा हमें पुराने शहरों के बारे में पता चलता है। इसी तरीके का एक जातक में एक कहानी हमें मिलता है, द क्लेवर पुअर मैन का। वो क्लेवर पुअर मैन बेसिकली उसके पास एक मरा हुआ चूहा होता है और वो कैसे अमीर बनता है, इसमें इसकी कहानी दिखाई गई है। तो ये मरा हुआ चूहा बेचता है एक होटल को, ताकि उस होटल की बिल्ली उसको खा सके। एक उसको कॉइन मिलता है होटल के ओनर के द्वारा। अब ये एक कॉइन लेके बेसिकली ये ऐसे घूमता रहता है। तभी ये अचानक पहुंचता है किंग के गार्डन में। उस समय के किंग जो था वहाँ का, उसके गार्डन में पहुंचता है। वहाँ पे काफी तेज एक स्टॉर्म, आंधी आई होती है, जिससे कि काफी सारे उसके गार्डन में ब्रांचेस और लीव्स टूट के बिखरे पड़े होते हैं। और वहाँ का जो गार्डनर होता है उसको समझ ही में नहीं आता है कि इनको कैसे साफ करें। फिर ये बंदा जो हमारा यंग मैन है, ये पहुंचता है वहाँ पे एंड ये कहता है गार्डनर को कि मैं गार्डन को साफ कर दूंगा, बदले में आप मुझे वुड और लीव्स जो इससे मिलेंगे वो दे देना। तो गार्डनर राजी हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रंस हु वर प्लेइंग। तो इस जो हमारा यंग मैन होता है, उसको दिखते कई सारे बच्चे खेलते हुए। उनको बोलता है कि बच्चों, मैं तुम्हें अगर तुम ये गार्डन को साफ कर दोगे ना, तो एक तिनके साफ करने के लिए मैं तुम्हें एक मिठाई दूंगा। ऐसे स्वीट ऑफर करता है। तुरंत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और बच्चे तुरंत ही जितने भी वहाँ पे वुड और लीव्स पड़े होते हैं उसको इकट्ठा कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसके बाद उसको अचानक उस बंदे को किंग का पॉटर दिखता है, जो कि फ्यूल के तलाश में घूम रहा होता है। फ्यूल मतलब पॉटर है, तो उसको मिट्टी के बर्तन को गर्म करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए फ्यूल चाहिए होगा। फ्यूल उस समय के लिए क्या होता था? उस समय के लिए फ्यूल हमारा लकड़ी और यही सब तो था। तो अभी भी यही फ्यूल यूज होते हैं, ठीक है, कई जगह पे। तो ये इसको अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा। इसने सारा वुड और लीव इकट्ठा करवा ही लिया, तो इसने उस वुड और लीव को बेच दिया उस पर्टिकुलर पॉटर को। एंड इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला यंग मैन को। तो उसने मिठाई भी बांट दिया और प्रॉफिट भी ले गया। यंग मैन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसने की। ये सब जातक की कहानियां हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जातक समझ में आए कि जातक स्टोरी को कहा जाता था। ठीक है, जो आम लोग कंपोज करते थे और जिन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इकट्ठा किया था। इसने एक और प्लान तैयार किया, हमारे यंग मैन ने एक और प्लान तैयार किया। ठीक है, इस प्लान में इसने बेसिकली इस बार क्या किया, एक जार फुल ऑफ वाटर लेके सिटी के गेट पे पहुंचा। वहां पे ये जो पानी वाला जार था, इसने पानी ऑफर किया 500 ग्रास कटर्स को। तो ग्रास कटर्स काम कर रहे थे, उनको पानी मिला, खुश हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो इसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। ये इतना बोल के वहां से चला जाता है बंदा। ठीक है, फिर ये जाता है, इसका एक
ट्रेडर दोस्त है, उसके पास खबर रहती है कि कल जो है एक हॉर्स डीलर आएगा, एक घोड़े का व्यापारी आएगा जो कि 500 हॉर्स लेके आएगा और उसके लिए चाहिए होगा उसको ग्रासेस, ताकि उसके हॉर्स खा सके। अब ये जो हमारा वाइज मैन होता है ना, इसको याद आता है कि अरे यार मैंने तो अपने ग्रास कटर्स को कुछ नहीं लिया था, अब एक काम करता हूँ, उससे 500 बंडल मैं ग्रास ले लेता हूँ। तो वो ये जाता है ग्रास कटर्स के पास, उनको कहता है प्लीज गिव मी ए बंडल। सबसे कहता है कि एक एक बंडल ऑफ ग्रास मुझे दे दो, और एक और कंडीशन ये मान लेना कि तुम लोग अपना सेल नहीं करना जब तक मेरा पूरा सेल हो जाए 500, ठीक है। तो ये मान जाते हैं, बोले चलो पानी पिलाया तो मान जाते हैं। तब तक ये डीलर आ जाता है वहाँ पे, इसको खबर रहती है कि हॉर्स का डीलर आएगा। डीलर आता है तो देखता है कि सारे ग्रास वालों के पास पूछता है ग्रास दे दो, ग्रास दे दो। सारे ग्रास वाले ऑलरेडी कंडीशन में होते हैं, इनको इसमें कंडीशन दिया होता है कि नहीं बेचना है, तो मना कर देते हैं। फिर फाइनली फिर यंग मैन के पास हो जाता है बंदा, और ये इसके 500 जो ग्रास के बंडल है 1000 पॉइंट्स में खरीद लेता है वो, तो इसको खूब सारा प्रॉफिट हो जाता है। इस तरीके से ये अमीर हो जाता है। तो ये जातक की कहानी थी, जो कि मतलब काफी इंटरेस्टिंग थी, मैंने आपको बताई। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा देखो यहाँ पे मेनी सिटीज वेर डेवलप्ड अराउंड 2500 ईयर्स अगो एंड दोज वेर द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद। तो जो महाजनपद हुआ करते थे ना, उनके जो कैपिटल्स थे वो बहुत ज्यादा ग्रो किए 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे खनन किए, उसमें इन्होंने पाया रोज ऑफ पॉट्स और सेरामिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अदर एंड दीज वेर इन द शेप ऑफ रिंग वेल्स यूज्ड एज टॉयलेट इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप इंडिविजुअल हाउसेस, ठीक है। तो ये कई सारे जगह पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, वहां पे इन्होंने ऐसे ऐसे शेप देखे, वो शेप मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो जो अभी हमने बात की वही उसी को देख लेते हैं। ये हमें मिला था, ठीक है, ये देखो, ये जो रिंग वेल मिला, ये देखो, ये जो कई सारे रिंग टाइप के शेप बना के इन्होंने वेल बनाया हुआ था। ये वेल हमें दिल्ली के आसपास मिला है, दिल्ली के आसपास, ठीक है, खनन में ये मिला है दिल्ली के आसपास। और ये देखो, ये बिल्कुल ही ना एक मतलब अरेंज वे में दिख रहा है आपको, ठीक है, रिंग टाइप का, ठीक है। इसको टॉयलेट की तरह या फिर ड्रेनेज की तरह यूज किया जाता होगा, ठीक है। ये आपने देखा। चलिए अब वापस चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। सो द आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ये रोज ऑफ पॉट्स पाया था, सिरामिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, रिंग वेल्स की तरह दिखते थे, एंड इनको शायद टॉयलेट की तरह या फिर सम केसेस में ड्रेन्स की तरह या फिर गार्बेज डंप की तरह इंडिविजुअल हाउसेस में यूज किया जाता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस के रिमेन्स नहीं मिले हैं, मार्केट्स के रिमेन्स नहीं मिले अभी तक। होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के रिमेन्स तो और भी ज्यादा स्केयर है, नहीं मिले हैं। रीजन ये हो सकता है कि वो सारी चीजें जो बनी होंगी वुड की बनी होंगी, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाई होंगी, मड ब्रिक्स की बनी होंगी, सर्वाइव नहीं हो पाई होंगी, या फिर थैच की बनी होंगी, वो भी सर्वाइव नहीं हो पाई होंगी। और शायद एक और रीजन है कि पैलेसेस मार्केट ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज ये जो जगह था आज के डेट में काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो कोई अपना घर तोड़ के तो किसी को खनन करने देगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो पैलेसेस मार्केट्स होम्स वगैरह आज की डेट में भी ढूंढना काफी कठिन है। हो सकता है होंगे, लेकिन खनन नहीं किया जा सकता ऐसी जगह। मान लो कोई बोले कि दिल्ली में जाके या फिर लखनऊ में जाके या फिर आप गंगा से किसी बनारस में जाके आप खनन करो, तो क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में? नहीं, इतना डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है ये सारा चीज कि आज की डेट में खनन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफ सेलर्स भी हमें मिले हैं, ट्रैवलर्स भी मिले हैं। एक बहुत ही मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट मिला है बाई एन अननोन ग्रीक सेलर, इसका नाम हमें नहीं पता है, बट इसका अकाउंट मिला है पोर्ट्स के बारे में, जिस पोर्ट पे घूमा है। स्पेशली एक पोर्ट है जिसका नाम है बेरीगाजा, इसको ग्रीक में बोलते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में भरूच बोला जाता है। तो भरूच जो है ये एक पोर्ट सिटी था, इसका अकाउंट इसने दिया है, इस पर्टिकुलर ग्रीक जो एक ट्रैवलर था इसने दिया है। इसने कहा कि जो भरूच है या फिर बारागीजा है, बारागीजा जो कि ग्रीक में कहते हैं, इट इज अ गर्ल, दिस गल्फ इज वेरी नैरो एट बारागीजा। तो बारागीजा पहुंचने के लिए जो गल्फ है ना वो काफी नैरो है, इसने कहा है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट, बोला बहुत हार्ड है इसको नेविगेट करना। शिप्स को बहुत ही स्किलफुली और एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन ही इसको स्टीयर करवा सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। चलिए मैं आपको मैप पे दिखाता हूं कि ये भरूच कहाँ है, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूं मैप पे।
देखिए मैप पे आ गए हम लोग। तो मैप पे आपको ये जगह दिख रही है भरूच, तो ये गल्फ की बात हो रही है कि इस गल्फ के द्वारा इस भरूच जगह पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये देखो ये गल्फ की बात हो रही है, ये गल्फ जो है ना इसकी बात हो रही है। बोला इस गल्फ के द्वारा इसमें पहुंचना इतना आसान नहीं है भरूच तक। इसमें जो मतलब बहुत स्किल फिशरमैन होगा वही शिप को स्टीयर करवा के यहाँ तक पहुंचाएगा। और ये जो स्किल्ड जो फिशरमैन थे ना वो किंग के द्वारा डिप्लॉयड लोग थे। ठीक है, तो ये आपने भरूच देखा ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपने अकाउंट में इसने बोला कि जो इंपोर्ट जो चीज होता था बेरी गाजा में या फिर भरूच में, दोज वेर वाइन इंपोर्ट मतलब कि आयात। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती थी विदेशों से, तो वाइन आता था, कॉपर आता था, टीन आता था, लीड आता था, कोरल आता था, टोपाज आता था। इसके अलावा क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स वगैरह ये सब आते थे। तो एक्सपोर्ट क्या होता था भैया, तो एक्सपोर्ट यहाँ से हमारे यहाँ से भरूच से होता था प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, आइवरी, इसके अलावा एगेट, देन कैर्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स वगैरह यहाँ से निर्यात होते थे या फिर एक्सपोर्ट होते थे। स्पेशल गिफ्ट्स लेके आते थे जो मर्चेंट आते थे यहाँ पे, वो स्पेशल गिफ्ट्स लेके आते थे। कई बार वो वेसल्स लेके आते थे सिल्वर के, सिंगिंग बॉयज लेके आते थे, ब्यूटीफुल वुमेन्स लेके आते थे, फाइन वाइन्स लेके आते थे, फाइन क्लॉथ लेके आते थे। ये सब किंग को खुश करने के लिए कई बार देखो कई सारी चीजें, वेसल्स सिल्वर के, सिंगिंग बॉयज, सुंदर महिलाएं, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स, फाइन क्लॉथ्स वगैरह भी लाया जाता था ताकि किंग को खुश रखा जा सके, ताकि ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी आगे भी बना रहे। क्वाइंस, कई सारे क्वाइंस पाए गए हैं इन सारे सिटीज में, कई सारे क्वाइंस पाए गए हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वाइंस पाए गए हैं खनन में। अर्लीस्ट जो क्वाइन था वो लगभग 500 सालों तक चला इन सारे जगहों पे, और वो था पंच मार्क क्वाइंस। पंच मार्क क्वाइंस मतलब मेटल के टुकड़े को उस पर पंच कर देना और उसको क्वाइन की तरह यूज करना। तो ये पंच मार्क क्वाइन मैं आपको दिखा दूंगा। इससे पहले इनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लो। जो पंच मार्क क्वाइन थे वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे, समटाइम्स स्क्वायर में भी हुआ करते थे या फिर राउंड में भी हुआ करते थे, राउंड शेप के। ईदर कट आउट ऑफ मेटल शीट, यानी कि मान लो कोई मेटल शीट है तो वहां से काट लिया इतना पोर्शन और क्वाइन की तरह यूज कर लिया, या फिर कोई मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोबुल्स। ग्लोबुल्स का मतलब होता है स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल स्मॉल बॉडी को इसे फ्लैट कर दिया जाता था तो कॉइन की तरह ही हो जाता था। एंड इसके ऊपर एक स्टाम्प लगा दिया जाता था विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेज। ठीक है, तो अब देख लो, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये पंचेज कैसे दिखते थे। ये देखो पंच जो कॉइन थे, ये देखो ये पंच कॉइन का है, ये भी पंच कॉइन है। ठीक है, ये दो कॉइन आपको दिखाया, ये जनरली राउंड है, कई बार ये जनरली रेक्टेंगुलर भी हुआ करता है, तो रेक्टेंगुलर वाला नहीं है यहाँ पे पिक्चर, राउंड वाला ही है। एनीवे आगे बढ़ेंगे। So these coins were basically found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the early century CE। मतलब कि ये जो अर्ली सेंचुरी सी मतलब कि 100 जो ईयर था ना, 100 CE जो ईयर था उसके आसपास तक ये रिमेन किए, मतलब लगभग 500 सालों तक ये कॉइन्स चले थे। 2500 से लेकर 100 CE तक, 500 से 600 साल तक ये लोग ये जो कॉइन्स थे ये काफी पंच मार्क कॉइन्स काफी फेमस रहे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई कॉइन्स थे तो इसका मतलब ये मीन्स थे एक्सचेंज के, लेकिन इसके अलावा कॉइन्स के अलावा कुछ अदर मीन्स भी थे जो कि एक्सचेंज के काम आते थे। जैसे कि संगम कलेक्शन में हमें उदाहरण के तौर पे मिलता है कि व्हाइट पैडी को व्हाइट पैडी को एक्सचेंज किया जाता था सॉल्ट से। एंड ये व्हाइट पैडी लेके किसान बहुत दूर तक जाता था सॉल्ट खरीदने के लिए, लॉन्ग रोड में कार्ट में भर के पैडी ले जाते थे और बदले में ये लोग वहाँ से सॉल्ट लेके आते थे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब कि एक गुड से एक चीज से दूसरे चीज को बदल लेना। ठीक है, इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। फिर आगे पढ़ने का आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, तो ये कई सारे सिटीज इनमें से ऐसे थे जो जिनके कई सारे फंक्शंस थे। स्पेशली अगर बात करें मथुरा की, तो मथुरा बहुत फेमस था बहुत सारी चीजों के लिए। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 साल। आज की डेट में भी मथुरा काफी इंपॉर्टेंट शहर है। आज की डेट में भी एक कल्चरल हब की तरह दिखता है मथुरा, काफी डाइवर्सिफाइड है आज की डेट में भी। इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है बिकॉज ये इसका लोकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट जगह पे,
It is located at the crossroads of two major routes travel and trade from the northwest to east and from north to south। अब देख लो, इसका मतलब आपको मैप पे समझ में आएगा। मथुरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मथुरा, मथुरा देखो, यहाँ नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने का रास्ता, ठीक है, साथ में नॉर्थ से साउथ तक जाने का रास्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट पे पड़ता है, ठीक है, मथुरा, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मथुरा रहा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस मथुरा शहर के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, कई सारे इसके अंदर सीरीन्स भी थे, एंड फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे वो बेसिकली इस शहर को खाना पीना, फूड वगैरह सप्लाई पहुंचाते थे। जो पीपल सिटी के अंदर रहते थे उनको यहाँ पे बेसिकली सप्लाई मिलता था, जो आसपास के फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके द्वारा। ये जो मथुरा शहर था ना, ये एक सेंटर भी था वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर यहाँ पे मिले हैं। वो आपको आगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो मथुरा के बारे में काफी डिटेल में बताया गया, सब कुछ मिलेगा। फिलहाल इतना ही जानो कि यहाँ पे ये एक स्कल्पचर का भी हब था, ठीक है। अराउंड 2000 साल पहले अभी से मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुषाण। कुषाणों का 2 कैपिटल था, कुषाणों का 2 कैपिटल था, उसमें से एक जो कैपिटल था वो मथुरा था। एक कैपिटल आपको आप कमेंट करके बताना कहाँ था। आज के डेट में पाकिस्तान में है वो जगह, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। एनीवे, रिलीजियस सेंटर भी ये था, बिकॉज यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं, जैन सीरीन्स भी हुआ करते थे, और ये वर्शिप प्लेस है कृष्णा का, कृष्णा का वर्शिप प्लेस। आगे बढ़ेंगे। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सर्फेसेस सच एज ऑन स्टोन स्लैब्स एंड स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। मथुरा में कई सारे स्टोन हैं, कई सारे स्टैच्यूज हैं जो पाए गए हैं। वैसे स्टोन है जिन पे इंक्रिप्शन है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है, इंस्क्राइब किया गया है, वैसे भी स्टोन पाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि गिफ्ट जो दिए गए हैं मोनास्ट्रीज में एंड सीरीन्स में, उनके उनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह इन सारे इंस्क्रिप्शन में लिखे गए हैं। और बेसिकली ये जो गिफ्ट्स वगैरह थे ये किंग्स दिया करते थे, क्वींस दिया करती थी, ऑफिसर्स दिया करते थे, मर्चेंट्स दिया करते थे, या फिर क्राफ्ट पर्सन जो हुआ करते थे वो लोग ये सब गिफ्ट दिया करते थे। आगे बढ़ेंगे। इंक्रिप्शन जो थे फ्रॉम मथुरा जो मिला है, इट मेंशन गोल्ड स्मिथ। तो गोल्ड स्मिथ उस जमाने में हुआ करते थे। ब्लैक स्मिथ का भी इंक्रिप्शन में जिक्र है, वीवर का भी है, बास्केट मेकर का भी है, गार्लैंड मेकर का भी है, परफ्यूमर्स का भी है। तो देखो वेराइटी ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे हुआ करती थी। ये सारे इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन की। इट इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसे हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, NBPW भी कहते हैं, ठीक, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये एक ऐसा वेयर था जिसको बनाने के लिए काफी मेहनत लगती थी और बहुत ही शाइनी, मतलब पॉलिश्ड, काफी एक ग्लॉसी लुक आता था इसको देख के। ये बेसिकली क्राफ्ट वाले लोग इसको तैयार करते थे। कैसे तैयार करते थे थोड़ा आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखो, ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था ना, इसका नाम ही पड़ा है नॉर्दर्न, बिकॉज ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता था। स्पेशली जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे कि मथुरा वगैरह में भी ये पाया गया है। इसके अलावा वाराणसी और नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादातर पाया गया, साउथ में कम है ये। इट इज़ बेसिकली हार्ड हुआ करता था, व्हील बैग मेड होता था, एंड मेटालिक लुकिंग वेयर इस टाइप लगता था विथ शाइनी ब्लैक सरफेस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पॉटर क्या करता था, ऑर्थेन वेयर बनाता था, वो मिट्टी से तैयार करता था इनको। फिर इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में इसको रखा जाता था। उसके बाद इस पे एक फाइन ब्लैक स्लिप लगाया जाता था, ऑल्सो अप्लाई किया जाता था इसके ऊपर, विच गेव द पॉटरी मिरर लाइक साइन। मिरर लाइक साइन ये मिलता था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश जो वेयर थे वो कहाँ पाए जाते, नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते थे और कब के पीरियड में पाए जाते थे। तो आपको ये बड़े ही आसानी से बता दोगे कि जब गंगा के आसपास सिटीज डेवलप कर रही थी, वाइटल विलेजेस हो रहे थे, थ्राइविंग टाउन्स बन रहे थे, उस समय का ये कल्चर था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो क्राफ्ट के लिए फेमस कुछ शहर और भी थे, जैसे कि बनारस जो कि नॉर्थ में था, मदुरई जो कि साउथ में था। यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन काफी ज्यादा एक्टिव थे, मर्चेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव थे, एंड दे फॉर्म एसोसिएशन। इसी एसोसिएशन को श्रेणी कहा गया।
श्रेणी आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट वर द श्रेणीज, तो आप कहोगे कि मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन का ये एसोसिएशन था। ठीक है, आपका आंसर तैयार। ठीक है, तो ये मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था जिसको श्रेणी कहते थे। ये श्रेणी काफी एक्टिव था, ये ट्रेनिंग करवाता था, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करवाता था, प्रोक्योर करवाता था, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट भी कराता था फिनिश्ड प्रोडक्ट को। तो एक बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में एक एसोसिएशन बना था जिसको श्रेणी कहा जाता है। ये ट्रेड के लिए भी फैसिलिटेट करता था, बैंक की तरह भी यूज किया जाता था इसको। इसमें लोग अपना पैसा जमा करते थे, उस पैसे को फर्दर ये श्रेणी जो हुआ करती थी इन्वेस्ट करती थी, और जो प्रॉफिट आता था उससे कुछ अपने पास रखती थी, बाकी कुछ इन्वेस्टर को देती थी, और बाकी जो पैसा बचता था उससे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे या फिर मोनास्ट्री जो थे उनको सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, तो देखो ये रूल्स अभी थे स्पिनिंग और वीविंग के लिए। मदुरई और वाराणसी जैसे जगहों पे स्पिनिंग और वीविंग काफी ज्यादा फेमस था। तो अर्थशास्त्र से हमें मिलता है इसका साक्ष्य की कुछ स्पिनिंग और वीविंग के रूल्स भी हुआ करते थे। इसके लिए सुपरविजन के लिए जो लोग काम करते थे स्पिनिंग और वीविंग में, स्पेशली इसमें महिलाएं ही काम करती थी, उनके सुपरवाइजर के तौर पे एक ऑफिशियल हुआ करता था, जो कि एक स्पेशल ऑफिशियल हुआ करता था, नियुक्त किया जाता था इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो एक क्लोजर लुक एट अरिकमेडु अब देखते हैं हम। अरिकमेडु, ठीक है, अरिकमेडु एक जगह है जो कि काफी ज्यादा फेमस हुआ 2200 से 1900 साल के बीच में। आज से 2200 से 1900 साल के बीच में काफी ज्यादा ये फेमस था। ये एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे कई सारे साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे शिप्स आते थे, विदेशों से भर के गुड्स लेके आते थे और यहाँ पे ड्रॉप करते थे। तो काफी ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। रोम से भी, रोमन एम्पायर वगैरह से भी काफी ज्यादा ट्रेड हुआ है। यहाँ पे मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया गया है जिसको माना जाता है कि एक वेयर हाउस है। एक पॉटरी भी कई सारी पाई गई हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन की लगती हैं। इनको कहा जाता है एम्फोरे टॉल डबल हैंडल जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। ये ऐसा समझ लो, ऐसी सुराही जैसा शेप समझ लो, ये समझ लो। इसमें एक इधर भी हैंडल लगा होता है, इधर भी हैंडल लगा होता है। ये पाया गया है यहाँ पे। इसको माना जाता है कि मेडिटेरियन रीजन से आया था, बिकॉज मेडिटेरियन रीजन में काफी ज्यादा वाइन वगैरह का फैसिलिटी रहता है, आपको पता है ना। तो ये जार भी यहाँ पे जिसको कहते हैं एम्फोरे कहते हैं, ये पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी भी पाई गई है, नोन एज एरिस्टाइन वेयर कहते हैं इसको। इसका नाम बेसिकली इटली शहर के बाद पड़ा है, विच वाज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। एक सिटी है इटली में जिसको एरिस्टाइन कहते हैं, और उसी के नाम पे यहाँ पे बेसिकली एक वेयर पाया गया है, एरिस्टाइन। मैं बात कर रहा हूँ अरिकमेडु में ये सब साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे ट्रेड होता था, काफी दूर दूर से सामान आके यहाँ पे ड्रॉप हुआ करता था। प्रेसिंग वेट, ये जो एरिस्टाइन था ना, इसको कैसे बनाया जाता था? इसको बेसिकली बनाया जाता था बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टाम्प्ड मोल्ड। स्टाम्प्ड मोल्ड में वेट क्ले को प्रेस करके बनाया जाता था। पॉटरी विच वाज मेड लोकली वाज आल्सो फाउंड ऑन द अरिकमेडु। अरिकमेडु में ये भी पाया गया है। 2 रोमन डिजाइन वेर यूज्ड, हालांकि लोकल बनाए गए हैं लेकिन इसमें रोमन डिजाइन यूज किया गया है। इसके अलावा रोमन लैंप्स पाए गए हैं, ग्लासवेयर पाए गए हैं, रोमन जेम्स रूम्स के पाए गए हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें ये सब यहाँ पे पाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्मॉल टैंक भी एक पाया गया है, प्रॉब्ली ये डाइंग वेट होगा या फिर इसको यूज किया जाता होगा क्लॉथ को डाई करने के लिए। बीड्स भी बहुत सारे पाए गए हैं यहाँ पे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ग्लास वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे अरिकमेडु में पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर की। अब हम अपने चैप्टर के समापन की तरफ आ गए हैं। एल्सवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसी समय के दौरान एक ओल्डेस्ट सिटी यूरोप में माना जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द यूरोप, सेम टाइम व्हेन द सिटीज इन गंगा वैली वेर डेवलपिंग। तो ये सारा ये जगह है, तो ये जो जगह है, ये जगह बेसिकली रोम है। रोम जो कि इटली में है, इटली की राजधानी रोम ही तो है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये रोम का पिक्चर है।
ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है कि गंगा में जब सिटी ग्रो कर रही थी तो वहाँ पे भी ये सिटी ग्रो कर रही थी। रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। अगस्टस यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट इंपेयर हुआ करता था, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, रोम को रूल किया इसने। सेड दैट ही फाउंड द रोम सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू सिटी ऑफ मार्बल। तो देखो इसी ने, अगस्टस ने ही रोम को मार्बल सिटी की तरह बनाया। एंड ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस आल्सो इन रोम। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फी थिएटर्स। एम्फी थिएटर्स क्या होता है? एक ओपन एरिना की तरह होता है जहाँ पे लोग कई सारे सीट बना दिए जाते हैं, लोग आके वहाँ पे पब्लिक शो वगैरह, पब्लिक बात वगैरह, पब्लिक शो देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूज एडिक्वेट्स, ये जो पिक्चर है ना, ये एडिक्वेट्स की है, एक्वाडक्ट्स की है, एक्वाडक्ट्स की है। एक्वाडक्ट्स मतलब कि एक्वा मतलब वाटर से रिलेटेड, डक्ट ये जो पर्टिकुलर ये डक्ट है ना, इसको डक्ट कहते हैं। इससे पानी बह सकता था आसानी से। इसमें लोग बेसिकली वाटर आता था सिटी में फॉर बाथ एंड फाउंटेन एंड टॉयलेट्स वगैरह के लिए, यहाँ से पानी आता था, ठीक है, यहाँ से पानी आता था। तो ये है एक्वाडक्ट। तो ये सारी चीज़ें एल्सवेयर की मैंने आपको बताई, ठीक है। अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर को कल्मिनेट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। हमने इसको देख लिया था, इसको भी देख लिया था, इसको हमने डिस्कस नहीं किया है। ये बेसिकली सांची का जो स्तूप है वहाँ का एक बेसिकली स्तूप से लिया गया पिक्चर है। इस स्तूप में ये स्तूप बेसिकली एमपी में पड़ता है। एमपी में कभी आप ट्रेन से जाओगे तो सांची स्टेशन भी आता है, एमपी में पड़ता है। ये देखो इसमें बहुत ही आर्ट, कई सारे आर्ट दिख रहे हैं आपको ना, कई सारे आर्ट दिख रहे हैं। ये सांची से लिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मतलब कितनी अच्छी कारीगरी इसमें की गई है, ठीक है, कई साल पहले। दिख रहा है ना, इसमें लोग भी दिख रहे हैं, इसमें जानवर भी दिख रहे हैं, है ना, इसमें हाथी दिख रहा है यहाँ पे। ये देख लो, यहाँ पे चिड़िया है बैठी हुई है ना। ये काफ़ी एलोबरेट एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इसको आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।